मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड चुनावी सफरनामा। आज हम चुनावी सफरनामे में बिहार के पटना से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर जमुई डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और जमुई डिस्ट्रिक्ट का एक झाझा एक शहर है जो रेलवे स्टेशन है। आप हमारे सामने पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं और झाझा स्टेशन पर हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव जो है होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको बता दें जमुई डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि यहाँ पे कई ऐतिहासिक धरोहर भी है जो अपने आप में मान्यताएं रखते हैं। और हमारे पीछे भी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के पीछे जो है पहाड़ दिख रही है, काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पे है। और आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है वो 9 जून को होने वाला है। लोगों में चुनावी माहौल को लेकर के हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, जनता से बात करेंगे कि यहाँ पे कितने विकास हुए हैं, जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो कितने अपने विकास के दावे करते हैं और विकास के दावे होने के बाद चुनाव जीतने के बाद कितना यहाँ पे विकास हुआ है। उस सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे चूंकि हमारा एपिसोड ही है चुनावी सफरनामा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सतवंत अब्बास है जो विधानसभा 2020 में भी यहाँ पे उन्होंने चुनाव का कवर किया था इन्होंने, तो काफी आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ के माहौल को ये बखूबी जानते हैं और उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में। अब्बास भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। तो जिस तरह से अगर हम बात यहाँ पर कर लें तो काफी ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पर और जिस ओर जैसे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर एक और आप पटना की बात कर रहे थे अभी कि पटना से 170 किलोमीटर की दूरी है यहाँ, तो कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन उस हिसाब से अगर डेवलपमेंट की हम बात कर लें कि शहर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो शहर को जिस तरह से ऐसे ही वीरान छोड़ दिया गया है। यहाँ से सांसद चिराग पासवान है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर लें तो डेवलपमेंट पिछले जो 2-3 साल रहे हैं जब हम आए थे यहाँ 2020 में और अभी के डेवलपमेंट पे अगर हम बात कर लें तो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर विकास नहीं होता दिखाई दे रहा है। खैर जब हम ग्राउंड पे चलेंगे वहां भी लोगों से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है। खासकर झाझा की अगर हम बात कर लें तो 25 वार्ड है यहाँ पर चुनाव होने हैं और 9 तारीख को मतदान यहाँ पर होगा। लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे स्टेशन भी नजर आ रहा है, रेलवे स्टेशन है और पीछे पहाड़ी इलाका है। तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, विकास की ओर अगर इसको कदम बढ़ाया जाए, जिस तरह से पटना का विकास हुआ, अगर उस ओर भी ध्यान दिया जाए। नगर परिषद झाझा को बनाया गया है इस बार, इससे पहले ये नगर पंचायत में आता था और इस बार जो चुनाव होने हैं वो नगर परिषद के होने हैं। तो लगता है कि अब नगर परिषद होने के बाद क्या इसका विकास हो पाएगा, ये एक अहम मुद्दा होगा। क्यों कहा जाए कि ये शहर की सरकार, हाँ शहर की सरकार बनने जा रही है, तो क्या इस सबसे पहला मुद्दा जो जनता का होगा वो तो खैर जनता से जब हम लोग जाएंगे जानेंगे, लेकिन पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि क्या इसका शहरीकरण अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, क्या ये पर्यटक स्थल में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, लोगों को एक रोजगार का नया स्रोत यहाँ पर मिल पाएगा कि नहीं, और जमीनी हकीकत यहाँ पर क्या है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ यहाँ पर कितना लोगों को मिल पा रहा है, ये एक अहम मुद्दा होना चाहिए। वैसे जनता ये तय करेगी कि जनता को आखिर क्या यहाँ पर विकास चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए और क्या चाहती है यहाँ की जनता। वो जो हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे तो उस पर भी हम लोग एपिसोड बनाएंगे, उस पर भी एक वीडियो करेंगे और लगातार हम लोग घूम कर लोगों की राय जानते रहेंगे। तो मेरा मूल मकसद जो था इस एपिसोड का, इस वीडियो का, वो यही था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर नगर परिषद चूंकि ये होने जा रहा है तो यहाँ पर जमीनी मुद्दा क्या है। वैसे तो लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं जरूर, चाहे वो आप MP का इलेक्शन हो, लोकसभा हो जाए, विधानसभा हो जाए या पंचायत का चुनाव हो जाए, विकास के मुद्दे पर लोग आते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है। पिछले 5 साल का दायरा होता है, उस 5 साल के दायरे में उनको मिलता क्या है, ये एक अहम मुद्दा होता है। दूसरी तरफ जातिगत जो समीकरण होते हैं वो भी अहम रोल निभाते हैं इस चुनाव के अंदर, किसी भी चुनाव के अंदर। और यहाँ पर अगर हम जातीय समीकरण की बात कर ले तो मुस्लिम का जो वोट परसेंट है यहाँ पर वो भी है और दलित का जो वोट परसेंट है, ये दोनों मिला के काफी ज्यादा वोट परसेंटेज हो जाता है। तो ये दोनों वोट जिसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है वो प्रतिनिधि जो है वो चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। तो इस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे कि अलग अलग आबादी और अलग अलग जाति के लोग जहाँ पर रहते हैं उनके पास भी जाएंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देश में जो विकास का मुद्दा है वो यहाँ पर मतलब धुल पाया है कि नहीं, साफ हो पाया है कि नहीं, लोग विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव करेंगे कि नहीं, मतदान कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, ये एक अहम मुद्दा है। हालांकि सारे चुनावों में विकास ही अहम मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से
जाति और धर्म हावी है सारे चुनावों में, उसको लेकर भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं, लोग विकास को अहम मान रहे हैं या फिर वो जातीय समीकरण या धर्म में अभी भी बटे हुए हैं। अब बस आपने एक बात कहा कि लोग सिर्फ विकास चाहते हैं और विकास के मुद्दे पे ही वो वोट करते हैं, लेकिन विकास जनता को कितना मिलता है और जो उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि जब विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचते हैं या गांव की सरकार या शहर की सरकार में जब वो पहुंचते हैं तो उनका कितना विकास होता है, जनता का कितना विकास होता है, ये जब जाहिर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप 2020 में आए थे यहाँ पे चुनावी कवरेज करने के लिए और अभी अब 2023 में आप आए, लगभग 2 साल से भी ज्यादा जो है वक्त हो चुका है, लगभग 2.5 साल होने वाला है। इन 2.5 सालों में उस वक्त भी आपने विकास के कई दायरे सुने होंगे, लेकिन इन 2.5 सालों में कितना विकास आप देख रहे हैं? विकास बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा शहर का विकास हो गया है कि अब कहीं आप आसानी से जाना आना कर सकते हैं, तो व्हीकल जो है उसकी सुविधा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे रात में आपको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, ठहरने की व्यवस्था आसानी से मिल जाएगी, जो शायद उस समय ट्रैवल करने में काफी समस्या आ रही थी, वो इस समय देखने को सिर्फ नहीं मिली है। बाकी जो हम लोग ग्राउंड पर जब जाएंगे तो वहां पर जो मुद्दा होगा लोगों का, उससे क्लियर हो पाएगा कि पिछले 10-5 सालों में या अभी का जो समय है उसमें कितने ज्यादा विकास जो है वो हो पाए हैं। तो विकास की खाई बहुत ज्यादा गहरी हुई है या उसमें कुछ कमी आई है, ये देखने को तब मिलेगा। तो आपने भी यहाँ पर जायजा लिया है ग्राउंड से, जो आपने अब तक यहाँ पे डेटा उठाया है, उससे आपको क्या कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सकी है कि किस तरह से वार्ड है यहाँ पर, कैसे चुनाव होने हैं, कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और किनका पलड़ा अभी भारी लग रहा है? ये तो ग्राउंड जब हम लोग जाएंगे ग्राउंड जीरो से खबर करेंगे तब ये समझ में आएगा। तो अभी ओवरऑल आपको क्या लग रहा है और किस तरह से यहाँ पर जातिगत समीकरण है और किस तरह से विधानसभा सीटें कितनी हैं और कैसे ये पूरा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है? अभी जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ पे जो है लोकसभा से जो है चिराग पासवान आते हैं, जो कि काफी बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता को लेकर के या उनके विकास को लेकर के काफी बाकी सब आवाजों को उठाते हैं, लेकिन शायद पटना को छोड़ करके अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में अगर वो ध्यान दिए होते तो शायद जमुई की स्थिति नहीं हुई होती। यहाँ पे 4 विधानसभा है, जहां से अगर कहा जाए तो मौजूदा सत्ता में जो है वो 3 MLA आते हैं। जो एक निर्दलीय सुमित सिंह जो चुनाव जीते थे वो भी आज जेडीयू में IT मिनिस्टर है और जेडीयू से भी एक सांसद एक विधायक जो है विधानसभा पहुंचे हैं। दूसरे जो है हम से 33 से और एक बीजेपी से है। यहाँ पे 4 विधानसभा यहाँ पे आते हैं। जहां तक ये नगर परिषद के चुनाव है तो बहुत बड़ी बातें हमको नहीं करना है, बहुत आगे तक नहीं जाना। अभी ये नगर परिषद का ये चुनाव है तो आपको बता दें ये नगर पंचायत 2002 में घोषित हुआ था। झाझा नगर पंचायत 2002 में घोषित हुआ था। उस समय जो है यहाँ पे 22 कुल वार्ड थे। 2022 में जाकर के इसको नगर परिषद में जो है तब्दील कर दिया गया और उसको बढ़ा करके कुल 25 वार्ड कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ आंकड़े निकाले, कुछ बात कर रहे थे तो यहाँ पे लोग कह रहे थे सबसे बड़े फैक्टर जो है यहाँ पे वोट के है, जो नगर परिषद अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़े फैक्टर मुस्लिम और दलित आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है। और ये जो है जिस तरफ वो करवट लेते हैं उनकी जो है यहाँ पे शहर की सरकार बनती है। जब नगर पंचायत बना था 2002 में तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अध्यक्ष पद पर संजय कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना सिन्हा जो है वो अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते हुए थे। और इस बार भी शायद जैसा कि मैंने पोस्टरों में देखा, इस बार भी शायद वो 2023 के चुनाव में वो फिर चुनावी मैदान में है चुनाव में, यानी पहले अध्यक्ष पद पर वही हुए थे जब यहाँ पे नगर पंचायत बना था और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। तो खास बात ये होगी अंसारुल जानना कि पिछला जो 15-20 सालों का गैप रहा, जब मुन्ना सिन्हा पहले थे और अभी फिर से वो चुनावी मैदान में है, तो इस बीच का जो गैप रहा इसमें विकास की स्थिति क्या थी ये जानना अहम होगा। और पिछला जो मुन्ना सिन्हा थे उस वक्त जब वो चुनाव जीत कर आए थे और वो अध्यक्ष के पद पर थे तो उस वक्त उन्होंने किस तरह का विकास किया था ये जानना भी बड़ा अहम हो जाता है। हाँ, ये जानना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन फिर बीच में मुन्ना सिंह नहीं आए, गायब हो गए, तो सुनने में ये आया कि मतलब सीट जो है वो आरक्षित हो गया था, महिलाओं की सीट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो दूरी बन गया। उसके बाद फिर आया। तो अब ये तो खैर मैं मुन्ना सिन्हा का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो पहले अध्यक्ष चुने गए थे जब नगर पंचायत घोषित हुआ था, तो इसलिए। बाकी जो है अब तो जनता तय करेगी। आने वाले लगभग जो है 30,000 जो है यहाँ पे मतदाता है जो 13 प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के लिए जो है वो भाग्य का फैसला जो है 9 जून को करेंगे। अब हम सीधे जो है अब हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे हैं, हम सीधे जो है जनता के बीच जाएंगे और यहाँ से जनता की समस्याओं को लेकर के आपके सामने आएंगे ताकि वहाँ की जनता के जो मूल सुविधाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं। ये 20 साल के में जो है कई बार चुनाव हुए,
कई चुनाव आए गए, कई प्रत्याशी चुनाव जीते, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पंचायत या नगर परिषद का चुनाव हो, सबने विकास के बाद दावे किए। लेकिन विकास के दावे जो है वो कितने सही साबित हुए, जनता क्या आपको सही साबित कर रही है कि नहीं, हमने जो वोट दिया वो हम सही है, या फिर अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, वो हम आपको बातचीत करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो अब आप देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने बिहार लाइव 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर खबर मिले सबसे पहले। देखते रहिए बिहार लाइव 24 अंसाउल हक खान के साथ।